नमस्कार दोस्तों, स्टडी इज इक्वल जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए हैं। एम क्या है? यूपीएससी 2026 बेसिक से एडवांस लेवल यूपीएससी की तैयारी। इसमें हम पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कि एनसीईआरटीज वगैरह को या जो मेन बुक्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज चल रही है। आप सभी को पता है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन दोनों की सीरीज तो हमारे चैनल पे चली रही है। साथ ही साथ अब हम हिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एंशियंट एंड मेडुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे। किससे? एंशियंट एंड मेडुअल। ये टीएन बोर्ड से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। ठीक है, प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करती हैं तो ये सारी बुक्स वगैरह के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री किससे करेंगे? कोशिश रहेगी हमारी कि हम स्पेक्ट्रम या फिर अपने जो स्पेक्ट्रम से या और भी सारे बुक्स मटेरियल्स मिला करके जो नोट्स बनाएंगे उससे करेंगे। पहले तो हम फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, एंशिएंट एंड मेडुअल हिस्ट्री। ये टीएन बोर्ड की बुक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज चीज़ों को बहुत ही आसानी से, मतलब समझ लो ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट जिसको कहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जी, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या। सिलेबस देख लेते हैं इस बुक में क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडिया की ज्योग्राफी वगैरह बताया गया, मतलब कि इंडियन हिस्ट्री की ज्योग्राफी बताई गई है। ठीक है, तो हम समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इंडिया कहाँ है, क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें कंफ्यूजन का मतलब कोई ऐसा सीन नहीं रहेगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरे इजी में ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, स्टोन एज के बाद क्या आता है? वैदिक पीरियड। ठीक है, स्टोन एज के बाद हम वैदिक पीरियड को डिस्कस करेंगे। वैदिक पीरियड के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशन ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। अब देखो वैदिक पीरियड कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि जब वैदिक पीरियड डिक्लाइनेशन हो गया, वैदिक पीरियड खत्म होने के कगार पे आ गया, क्या रीजंस रहे उनके खत्म होने के। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया क्या कंडीशन रहा, इंडिया में और भी कौन से किंगडम्स उस टाइम पे थे, क्या सीन रहा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जैनिज्म और बुद्धिज़्म, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यूज देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे यूपीएससी इन दो टॉपिक्स पे, समझ लो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछ ही लेता। ठीक है, तो हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। उसके बाद प्री मौर्यन पीरियड, मतलब कि मौर्यन के आने से पहले भारत का क्या सीन था। देखो प्री मौर्यन पीरियड, इंडिया बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डाइवर्सिटीज़ में, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थी, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब प्री मौर्यन के बाद ऑब्वियसली बात है क्या आएगा? मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड को देखेंगे जिसमें क्या हुआ था, जो पहली बार इंडिया कंसोलिडेटेड पावर में आई थी। ठीक है, मतलब कि नियर अबाउट सारे इंडिया एक रूलर्स के अंडर में, एक रूलर के अंडर में रूल हो रही थी, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, अब मौर्यन के बाद क्या सीन रहा इंडिया का, मौर्यंस के बाद क्या सीन रहा, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर संगम एज, जहाँ पे नॉर्थ में, नॉर्थ क्या हम समझ लो साउथ का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ करके पूरा पूरा इंडिया मौर्यंस के अंडर में था, तो वहाँ पे साउथ में क्या चल रहा था? संगम एज उस टाइम पे चल रहा था, संगम एज। ये सारी चीज़ें जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो डिटेल वे में देखेंगे। ठीक है, तो संगम एज को समझेंगे। अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमने देख लिया, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये देखने के बाद हम क्या देखेंगे? फिर से आएगा हमारा गुप्ता पीरियड। ठीक है, ये भी कंसोलिडेटेड फॉर्म में था इंडिया। ठीक, गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा क्या रहेगा? एंशियंट हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या चलेगा? एंशियंट हिस्ट्री चलेगा। फिर स्टार्ट होगा हमारा मेडुअल हिस्ट्री। यहाँ से हर्षवर्धन एम्पायर डिक्लाइन किया। अब क्या हुआ? साउथ में बहुत सारे किंगडम्स रूलर्स हुए, जैसे कि पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, चोलास, इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और लास्टली हम क्या देखेंगे? भारत का एशियन कंट्रीज से क्या कल्चरल रिलेशन था। सॉरी, लास्टली नहीं, इसके आगे भी है, वही तो मैं सोची। तो हम उसके बाद क्या देखेंगे, मतलब कि जो साउथ इंडियन अम्पायर्स थे, ये सारे पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, चोलास, ये तो देखेंगे। इनके टाइम पे ये लोग क्या किए थे? ये साउथ में थे, इनका और भी कंट्रीज से ट्रेड वगैरह अच्छा खासा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि साउथ ये वाला पोर्शन, यहाँ सब पानी है ना, तो पानी से उस टाइम पे ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा होता था पानी में। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया का और बाकी जो एशियन कंट्रीज थे उनके साथ क्या रिलेशन था, ये देखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, भारत में अरब इन्वेजन कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे करके अरब इंडिया में इन्वेड किए और महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गोरी से अरब इन्वेजन स्टार्ट हुआ और यहाँ के बाद क्या हुआ, भारत में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत आया। दिल्ली सल्तनत का डिटेल में देखेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल क्या कॉन्सेप्ट रहा, क्या कंडीशंस रही। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, भक्ति मूवमेंट इन मेडवल इंडिया, मेडवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट। फिर साउथ में विजयनगर और बहमानी किंगडम राइज हुआ था, इनके बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, मुगल अम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर को बहुत डिटेल वे में देखेंगे, मतलब कि हिस्ट्री, जो भी रूलर्स रहे मुगल एम्पायर का उनको देखेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। और मतलब क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा था तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ मुगल का सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल कंडीशंस भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेडवल हिस्ट्री खत्म होता है। ये समझ लो, ये पॉइंट आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में, बट मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ से हम बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे, मतलब कि मराठास कैसे कैसे धीरे धीरे करके राइज करना शुरू किए और यूरोपियंस कैसे भारत में आना शुरू किए और ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश्ड हुई। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड बना लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि ओवरऑल हम इस बुक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है, इंडिया, ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ या किसी भी जगह की हिस्ट्री जानने के लिए दो मोड होते हैं। कौन कौन सा, एक तो क्रोनोलॉजी, मतलब कि ईयर बाय ईयर, जैसे इस ईयर में मान लो 1700 BC में ये हुआ, 1600 BC में ये हुआ, मतलब कि ईयर समझ लो। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या, ईयर या फिर स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ क्या हुआ। तो ये तो हो गया क्रोनोलॉजी। दूसरा वहाँ की ज्योग्राफी, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का हिस्ट्री जानना है तो कैसे हम जान सकते हैं, दो मोड से जान सकते हैं। एक तो क्रोनोलॉजी के थ्रू कि मतलब कौन सी चीज़ पहले हुई, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी से। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं इंडिया का ही, इंडिया की ज्योग्राफी से कैसे समझते हैं, जैसे इंडस रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये ज्योग्राफी हुई ना, फ्लो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, पानी जा रहा है, लोगों को रहने के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी उस टाइप पे, सबसे ज़्यादा पानी वगैरह की। तो जब रिवर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आसपास क्या होगा, सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो ये ज्योग्राफी बताई कि नहीं, हिस्ट्री हमें समझना हुआ इंडिया का तो हमें इंडिया की ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी भी जगह की हमें ज्योग्राफी जाननी है तो हम दो वे से जान सकते हैं, एक तो उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, दूसरी उसकी ज्योग्राफी से। तो वही चीज़ हम इंडिया के भी केस में देखेंगे। ठीक, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है। इसको इरेज करके यहाँ पे एक रफ मैप बनाते हैं इंडिया का। देखो गाइस, ये परफेक्ट तो नहीं है बट हाँ काम चलाऊँ है, ऐसे करके कुछ, सॉरी। ये ऐसे 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 करके। ठीक है, तो तीन मेजर रीजन में ये डिवाइडेड है। कौन कौन सी, ये हिमालयन रीजन है, यहाँ तक मानो, यहाँ तक। पेन का कलर चेंज करके बताते हैं। ये क्या हो गया हमारा, हिमालयन रीजन, हिमालयन। ठीक है, ये इंडो गैंगटिक, क्या हुआ, इंडो गैंगटिक। और ये हो जाएगा साउदर्न पेनिनसुला, साउदर्न पेनिनसुला। ठीक, ठीक है, तो आगे हम यही तीनों चीज़ों को, मतलब ये जो है हिमालयन रीजन, इंडो गैंगटिक रीजन और साउदर्न पेनिनसुला, इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ, एक चीज़ और, ये देखो इस सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज और हैं। कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जिसमें से इंडिया इन सब में से लार्जेस्ट है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, 2011 के। इतना डिटेल में नहीं देखना है। ठीक है, और अभी कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 स्टेट्स, 8 यूटीज हैं। ठीक, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही है।
तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स को देखेंगे, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया, देखो कहाँ पे है, ये है भारत ना, भारत के नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक। कहाँ से स्टार्ट है, पमीर इन एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, माइट द माइट हिमालयन रेंज एक्सटेंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अप्रॉक्स 2560 किलोमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है, 240 to 320 किलोमीटर्स की ब्रेड्थ है, ठीक है। हाईएस्ट पीक हिमालयन की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक। हाइट क्या है, 8869 मीटर की हाइट है, ठीक है। देखो ये जो हिमालय है वो एज ए नेचुरल वॉल, मतलब कि इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए नेचुरल वॉल वो एक्ट करता है। जो कोल्ड आर्कटिक विंड, ये सब जब ज्योग्राफी में आप डिटेल में देखेंगे, अभी जो ज्योग्राफी की सेशन चल रही है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत देख लो जिससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। जो कोल्ड आर्कटिक विंड्स उठते हैं वो डायरेक्ट इंडिया में एंटर नहीं कर पाते हैं, ये माउंटेन्स उन्हें रोक लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया है वो फेयरली वार्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक। हिमालयन रीजन मोस्ट इनहॉस्पिटेबल इन विंटर एंड जनरली कवर्ड विथ स्नो, देखो जो हिमालयन रीजन है वो विंटर्स में पूरा मतलब स्नो से कवर रहता है, ठीक है। हिमालयाज स्टूड एज नेचुरल बैरियर टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन, पहले क्या कंसिडर किया गया था, हिमालय क्या है, एज अ नेचुरल बैरियर खड़ा है, मतलब कि इंडिया में कोई इन्वेड नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे पासेस हैं, बाद में पता चला कि उसमें बहुत सारे पासेस हैं, जैसे कि खाइबर पास, बोलन पास, कुर्रम पास, ये नॉर्थ वेस्ट माउंटेन में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से देखो ये वाले पार्ट में, इस पार्ट की बात ये कर रहा है, ठीक है। पासेस का मतलब क्या, जैसे माउंटेन्स ऐसे हैं, पासेस मतलब यहाँ से जो ऐसे एंटर कर सकते हैं, समझ लो एक रास्ता कह सकते हैं, माउंटेन्स के बीच में रास्ता, ठीक है। पासेस यही है, ज्योग्राफी पढ़ोगे ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो नॉर्थ वेस्ट में पासेस हैं जैसे कि खाइबर, बोलन, खुर्रम, गोमल, ये सब पास ईजी रूट है, मतलब सेंट्रल एशिया से इंडिया के में बहुत आसानी से इन रूट्स के थ्रू, इन पासेस के थ्रू लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल एशिया से लोग इजीली इंडिया में इन पासेस के थ्रू एंटर कर सकते हैं। ये पासेस कहाँ पे सिचुएटेड हैं, हिंदकुश, सुलेमान और किरथार रेंज में, ठीक है। तो पहले क्या लगा था कि हिमालय एज अ नेचुरल बैरियर है, इंडिया में कोई इन्वेड नहीं कर सकता, इंडिया में कोई घुस नहीं सकता, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ तो पासेस हैं, ये सारे पासेस, ये तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की बात बता रहा है, पूरे माउंटेन्स में क्या है, पासेस हैं, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली आ सकते हैं। तभी तो हमने देखा, आगे देखेंगे भी, इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, आकाश, कुशानाज, हुनास, टर्क्स, ये लोग इन्हीं पासेस के थ्रू इंडिया में एंटर किए थे, ठीक है। इसी रीजन में स्वात वैली भी फाउंड होती है, ठीक, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन है, वहीं पे स्वात वैली भी फाउंड होती है। तो अब समझ में आया कि कैसे लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया की साइड आए, पासेस के थ्रू आए थे, जैसे इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक, पार्थियंस, आकाश, कुशानाज, हुनास, टर्क्स, ये लोग पासेस के थ्रू इंडिया में इन्वेड किए थे, ठीक है। अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोन भी यहीं से आया था, ठीक है, अपनी बड़ी आर्मी को लेकर के भारत में इन्वेड किया था, ठीक। कश्मीर के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, ध्यान दीजिएगा। कश्मीर में क्या है, कश्मीर के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहीं पे माउंट गुडविन ऑस्टिन भी सिचुएटेड है, ठीक। देखो इस पार्ट में हिमालयाज हमेशा क्या होता है, स्नो कवर्ड रहता है, हमेशा नहीं मतलब विंटर्स में, कश्मीर के जो नॉर्थ में है वहाँ पे हिमालयाज विंटर्स में स्नो कवर्ड रहता है, ठीक है। काराकोरम हाईवे वाया गिलगिट इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया बट देयर वाज लिटिल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बात है, जब पूरा सोचो, जब वहाँ पे वो होगा क्या, जब पूरा एरिया स्नो कवर्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है पास करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होगा, कनेक्शन, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कम लो हो जाता है, ठीक। वैली ऑफ कश्मीर सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स, However, it could be reached through several passes. सेम कंडीशन, जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट हमने देख लिया, ये वाला पार्ट, अब कश्मीर का मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये कह रहा है जो कश्मीर की वैली है वो हाई माउंटेन से सराउंडेड है, बट
क्या हो सकता है, पासेस के थ्रू इसको पास किया जा सकता है, ठीक है, पासेस के थ्रू एंटर किया जा सकता है, ठीक। नेपाल भी क्या है, नेपाल इज ऑल्सो वैली अंडर द फुट ऑफ हिमालयाज, हिमालयस के फुट की वैली नेपाल भी है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आपको पता ही होगा। तो ये कहाँ हो गया, ये तो नॉर्थ वेस्ट का हमने डिस्कस कर लिया। अब नॉर्थ ईस्ट का देख लो, ईस्ट वाले साइड में हिमालयस कहाँ तक एक्सटेंड है, अप टू असम, ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है यहाँ पे जैसे कि पटकोई, नगाई, लुशाई रेंज, ठीक। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। देखो जो नॉर्थ वेस्ट वाला है यहाँ पे स्नो ज़्यादा है, स्नो ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जो नॉर्थ ईस्ट वाला है यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी लोग पहुँच भी नहीं पाए हैं, ठीक है। रिमेन इन हॉस्पिटेबल है वो एरियाज, मतलब कि यहाँ पे अभी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग एंटर भी नहीं कर पाए हैं, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया है। रीजन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो आई होप हिमालयन माउंटेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहाँ से कहाँ है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन में मेनली 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं, कौन कौन सा, गंगेज, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यही रीज़न है कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और इस एरिया में एग्रीकल्चर, मतलब ये एरिया एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। रीज़न, जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ जो वो होता है क्या, एलुवियल सॉइल, वो लाती रहती हैं, ठीक है, और उसका डिपोजिशन होता रहता है, इस वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक। तो सबसे पहले इंडस रिवर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो है इंडस रिवर ही तो है। इंडस रिवर राइज बियॉन्ड हिमालयाज और इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झीलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ठीक। इंडस रिवर सिस्टम सबसे जो पंजाब एरिया है वहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम अच्छे से बहती है, मतलब जो पंजाब एरिया में 5 रिवर्स बहती हैं, इसीलिए पंजाब का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। तो पंजाब जो है स्टेट यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो आप, इंडस रिवर सिस्टम से सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड एरिया कौन सा है, पंजाब है, ठीक है। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर वैली ऑफ इंडस, इंडस रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो जो लोअर वैली मतलब जहाँ से ये जा रही है वो लोअर वैली, वो एरिया कौन सा है, सिंध, ठीक है। इंडस प्लेन इज नोन फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल, जो कि हमने देख ही लिया, ऑब्वियस सी बात है, फर्टाइल सॉइल के लिए इंडस प्लेन जाना जाता है, ठीक। अब देखो इंडस रिवर ऐसे है, गंगेज ऐसे है, तो इंडस और गंगेज के बीच में क्या है, थार डेजर्ट और अरावली हिल्स, अरावली हिल्स और थार डेजर्ट कहाँ पे है, इंडस और गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में सचुएट करती है, ठीक है। अरावली हिल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, माउंट आबू, ध्यान दीजिएगा, अरावली हिल जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू है, ठीक। गंगेज रिवर हिमालय से निकलती हैं, फिर साउथ की तरफ फ्लो करती हैं और फिर ईस्ट, पहले हिमालय से निकलती हैं, वहाँ से साउथ की तरफ फ्लो करती हैं और टर्न हो जाती हैं ईस्ट की तरफ, ठीक। गंगा के ही पैरेलल यमुना रिवर भी फ्लो करती है, ठीक है, और आगे चल करके ज्वाइन भी कर लेती हैं। एरिया बिटवीन दीज 2 रिवर्स कॉल्ड द्वाब, गंगा और यमुना के बीच का एरिया क्या कहलाता है, द्वाब, ठीक है। द्वाब का मतलब क्या हुआ, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसे क्या कहते हैं, द्वाब कहते हैं, ठीक है। गंगेज रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी गोमता, सरयू, घाघरा, गंडक और यमुना खुद ही गंगेज रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलिए जी, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, जब हम ईस्ट की साइड आएंगे तो क्या होगा, जो गंगा प्लेन है वो किससे मौज होती है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन से मौज होती है। देखो ऐसे समझो आप, गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से फ्लो करती है, तो यहाँ पे आकर के दोनों मिलती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये है गंगा और ये ब्रह्मपुत्रा, ठीक। तो वही कह रहा है भारत के ईस्ट में क्या होता है, गंगा प्लेन मर्ज करती है किसे, प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा राइज बियॉन्ड द हिमालयाज फ्लोज अक्रॉस तिब्बत, वही तिब्बत से फ्लो करती हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एंटर करती है, मतलब भारत में नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती हैं, ठीक है। स्लो मूविंग रिवर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ अर्बन सेंटर। अब देखो जो ये वाला प्लेन है इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये क्या करते हैं, यहाँ पे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स राइज हुए हैं। ठीक है, अब इसके पीछे आप ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पानी बह रहा है, सबसे पहला ये क्या कर सकता है, लिविंग में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्यों, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सूटेबल होगा, यहाँ से ट्रेड इजीली हो जाएगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, तो सारा बेनिफिट हुआ ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आसपास ही क्या होंगे, सेंटर्स पहले इमर्ज होंगे, जहाँ पे रिवर फ्लो करेंगे उनके आसपास ही सेंटर्स इमर्ज होंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे अर्बन सेंटर्स ज़्यादा राइज हुए हैं। ठीक, जैसे इंडस रिवर के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये छोड़ो, इंडस रिवर के पास आईवीसी हम आगे पढ़ेंगे। गंगा प्लेन में क्या क्या वैदिक कल्चर इमर्ज हुआ है, ये भी आगे पढ़ेंगे। गैंगेटिक प्लेन में वैदिक कल्चर इमर्ज हुआ है, इंडस प्लेन के पास आईवीसी। ठीक है, और गैंगेटिक प्लेन्स मतलब गंगा रिवर के पास कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसी लोकेशंस पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ भी इमर्ज हुई थी। डायनेस्टीज़ का जो एमर्जेंस हुआ था ये यहीं से हुआ था, मौर्यास, सुंगास, गुप्ताज और अदर किंगडम्स इमर्ज यहीं से हुए थे। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन के पास एक इम्पॉर्टेंट सिटी दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली समझ लो हिस्टोरिकल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न है यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स वगैरह भी हुए हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र आसपास ही हुआ है, तराइन, पानीपत, ये सारे बैटल्स दिल्ली के ही आसपास लड़े गए हैं। रीज़न था, सारा रीज़न हमने डिस्कस ही कर लिया, जब ट्रेड हो रहा है तो लड़ाई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ पे मिल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यही रीज़न है कि वो एरिया ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक, बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वही कॉमर्स ट्रेड पर्पस के लिए रिवर हेल्प करेगा ही, इसी सब की वजह से वो एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया। तो दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा, माउंटेन रीजन वाला, इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब थर्ड क्या है, द साउदर्न पेनिनसुला। अब हम साउदर्न पेनिनसुला को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओवरऑल इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखो, विंध्य और सतपुरा माउंटेन रेंज क्या करते हैं, नॉर्थ और साउदर्न इंडिया को डिवाइड करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया को डिवाइडिंग लाइन किसको, विंध्य और सतपुरा रेंज को। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ साउथ ऑफ विंध्य माउंटेन इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। विंध्य माउंटेन के साउथ में जो प्लेट्यू है उसे क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू नाम से जाना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू, ये इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, वॉल्केनिक रॉक। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है, जो अभी पीछे हमने डिस्कस कर लिया माउंटेन, उससे अलग है। ये जो वॉल्केनिक रॉक है इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, ईजिली कट कर सकते हैं। यही रीज़न है कि अभी जब आगे आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ से ये सारी कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जा रहा है आप लोग का। जब आगे हम मेन हिस्ट्री पे जाएंगे तो देखेंगे जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पे हमें रॉक कट मोनास्ट्रीज, रॉक कट टेम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब समझ में आया हमें क्यों साउथ एरिया में रॉक कट मोनास्ट्रीज और रॉक कट टेम्पल्स वगैरह देखने को मिले, क्योंकि यहाँ के रॉक को कट करना, मॉडिफाई करना बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स के रॉक को। इसीलिए साउदर्न एरिया में जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पे रॉक कट मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो डेक्कन प्लेट्यू ऐसे है, ये वाला एरिया है ना डेक्कन प्लेट्यू, तो ये क्या है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इसको ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग अरेबियन सी, देख लो ये वाला। ठीक है, लैंड बिटवीन दीज आर नोन एज कोनकन अप टू गोवा। गोवा यहाँ पे है तो गोवा से ऊपर ये वाला एरिया कोनकन, ये हिस्ट्री में आप देखोगे कोनकन एरियाज बोला जाता है इसको। ठीक, और नीचे वाले एरियाज को कनारा। ठीक है, और ये वाला तो हो गया ईस्टर्न घाट। तो समझ में आया ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है। जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है मतलब कि ये वाला पार्ट, इसको क्या कहेंगे, मालाबार। ये वाला यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मालाबार कोस्ट है। ठीक, पासेज इन वेस्टर्न घाट। अब देखो पासेस तो यहाँ पर भी होंगे, भले माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स इजी टू कट हैं, बट पासेस तो यहाँ पर भी होते हैं। ठीक, तो वेस्टर्न घाट में भी पासेस हैं, जैसे कि जुनार, कन्हेरी, कारले। ठीक है, ये ट्रेड रूट्स हैं किस, कहाँ पे, वेस्टर्न पोर्ट्स में। वेस्टर्न पोर्ट्स में ये जो सारे वो है क्या, पासेस, ये ट्रेड रूट हैं। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू एक्टेड एज ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउदर्न इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, दोनों के बीच का ब्रिज है। ठीक है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक। साउदर्न एंड रिमेन्स द फेमस पलघट पास। पलघट पास, इसको ध्यान दीजिएगा, पलघट पास ये एक इम्पॉर्टेंट पास है, कहाँ का, साउथ का, साउथ इंडिया का इम्पॉर्टेंट पास है, कौन सा, पलघट पास। इट इज पासेज अक्रॉस द घाट फ्रॉम कावेरी वैली टू मालाबार कोस्ट। पलघट पास वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फ्रॉम इंडो रोमन ट्रेड इन एशियन टाइम। एशियन टाइम में जो पलघट पास था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था, किसका, इंडो रोमन ट्रेड का, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इतना मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो साउदर्न पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाई मुड्डी, ये सब फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं। तो साउदर्न पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाई मुड्डी है। दोदापेटा भी हाईएस्ट पीक है लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है, तो साउदर्न पेनिनसुला का जो मोस्ट हाईएस्ट पीक है वो अनाई मुड्डी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। Eastern Ghats are not very high and have several opening caused by eastward flow of river into the Bay of Bengal। देखो ये जो है ये क्या है, ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है ना, तो ये क्या कह रहा है, ईस्टर्न घाट बहुत ऊंचा नहीं है, क्यों, क्योंकि रिवर्स ऐसे करके फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से रिवर्स ऐसे जा रही है तो मतलब ये चीज़ ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, वहीं पे वेस्टर्न घाट्स ऊंचा होता है, ठीक है। साउदर्न पेनिनसुला की मेजर रिवर्स यहाँ पे दे दिया है, ऑलमोस्ट ये रनिंग पैरेलल, ऑलमोस्ट ये पैरेलली रन करती हैं। देखो बहुत सारी रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स क्या करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बट कुछ रिवर्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, और बाकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे तुंगभद्रा, कावेरी, ठीक है, ये सारे रिवर्स हो गए, ठीक। देखो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर द्वाब पड़ता है और ये हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा रीजन में क्या है, विजयनगर और बहमानी किंगडम यहीं से इमर्ज हुए थे, विजयनगर और बहमानी, इसीलिए हमने बोला ना कि हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर कावेरी डेल्टा कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन इन फार साउथ, इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर। चोला पावर कावेरी डेल्टा के पास से इमर्ज हुआ था, ठीक है। मतलब जहाँ से पर्टिकुलरली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें ज़्यादा डीपली ज़्यादा मेंशन करके यहाँ पे दी हुई है, उसी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि अभी पीछे हमने ये देख ही लिया, क्या तुंगभद्रा रिवर मतलब जो रायचूर द्वाब वाला था, फिर कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चोला एम्पायर, चोला पावर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एज द साउदर्न पेनिनसुला इज गिफ्टेड विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हाँ ये देखो क्या है, साउदर्न पेनिनसुला कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग किस चीज़ में इंगेज होंगे, ये तो क्लियर ही है, ऑब्वियसली बात है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में, क्योंकि पानी है अच्छा खासा, तो मैरीटाइम में लोग इंगेज होंगे ही होंगे, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेड कॉमर्स आसान ही होगा, क्योंकि अभी भी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज से इन लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया था, जैसे कि जावा, सुमात्रा, बुर्मा, कंबोडिया, इनसे क्या हुआ, जो रिलेशनशिप था, ट्रेड रिलेशन और आर्ट रिलीजन कल्चर, इन सब का पास काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है। और कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट तो पढ़े ही थे साउथ इंडिया से, साथ ही साथ ग्रीको रोमन कंट्रीज से भी, ठीक। तो जो तीन पार्ट, भारत जो तीन मेनली जोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइडेड है वो तीनों हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है इंडिया, अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब देखो रफली स्केच, जब ये तीन पार्ट में डिवाइड है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कल्चर कुछ और होगा, लैंग्वेज कुछ और होगा, आर्ट कुछ और होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। तो बहुत सारे डाइवर्जन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, बट उसके बाद भी क्या है, ये पूरा इतना बड़ा एरिया सिर्फ एक यूनिट है। सोचो इतने डाइवर्जन के बाद ही भी ये क्या है, एक यूनिट है इंडिया, और ये आज से नहीं, ये हमारे एंशियंट टाइम से ही ऐसा है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे न्यूमरस रेसेस आए, जैसे कि प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सिंथियंस, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी आए, ठीक है। बट सब कुछ हुआ, बहुत अलग अलग वैरायटी में लोग रहे, मतलब अलग अलग वेज में लोग रहे, सारी चीज़ें अलग, बट फिर भी ये लैंड ऑफ यूनिटी मानी जाती है, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेज भी यूज़ किए गए, जैसे कि कहीं पाली, कहीं संस्कृत, ये हिस्ट्री टाइम में, आज तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है अलग अलग है, बट हिस्ट्री टाइम में भी ऐसा हुआ था।
सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ बिन लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन। हाँ, रिलीजन भी एंशियंट टाइम से इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन भी थे, जैसे कहीं पे हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म अलग अलग फ्लरिश हुए थे कि नहीं, बीच में फिर मुस्लिम्स, ये सारे रिलीजन इंडिया में इमर्ज हुए थे एंशियंट टाइम से, बट फिर भी इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी ही था, ठीक है। बट ऑल दीज कल्चर एंड रिलीजन इंटरमिंगल्ड विथ वन अनदर, सब क्या हुआ, सारे रिलीजन सारे कल्चर्स एक साथ इंटरमिंगल्ड होकर के रह रहे थे। देखो अलग अलग रिलीजन होने के साथ साथ क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोलते भी थे, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग जगह से आए हैं तो सबका कल्चर अलग होगा, सबका बोलने का तरीका होगा, लैंग्वेज भी बहुत अलग अलग थे, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कस्टम्स, सब था, बट फिर भी यूनिटी थी। यूनिटी तब भी थी, यूनिटी आज भी है, ठीक है। इसीलिए अब सोचो, पूरे इंडिया को भारतवर्ष नाम दिया गया था, लैंड ऑफ भारत। ये जो भारतवर्ष नाम दिया गया था किस पे बेस्ड था, एक एंशियंट ट्राइब थी भारताज, उसी के नाम पर ये भारतवर्ष नाम दिया गया था, ठीक है। बहुत बार हिस्ट्री में हम ये भी देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि भले इंडिया इतना बड़ा है बट छोटे छोटे किंगडम्स में रूल नहीं हुआ है, पूरे किंगडम, पूरा भारत एक किंगडम के अंडर में हुआ है, जैसे कि मौर्यंस में हम ये चीज़ देखेंगे, गुप्ताज में भी ये देखेंगे, ये तो एंशियंट हिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। देखो यूनिटी ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिकॉग्नाइज बाय फॉरेनर्स, फॉरेनर्स ने भी भारत की यूनिटी को रिकॉग्नाइज किया था, यही तो रीज़न था कि एक नदी इंडस रिवर, उसी के बेसिस पे इंडस को लोग सिंध बोलते थे, ठीक है, उसी एक नदी के बेसिस पे पूरे इंडिया का नाम उन्होंने रख दिया था हिंद, ये फॉरेनर्स ने ही तो रखा था, तो फॉरेनर्स भी इंडिया की यूनिटी को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिए थे, ठीक। इंडिया, ये यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्ड हिंद इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक एंड हिंद इन पर्शियन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडिया ग्रीक शब्द में कहा जाता है, हिंद पर्शियन और अराबिक लैंग्वेज में। तो बस हम यहाँ पे इंडिया की यूनिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Hence, India has emerged as multi-religious, multicultural society. However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country. ठीक है, जो इंडिया की यूनिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो यूनिटी है वही कंट्री के रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है और रियल स्ट्रेंथ है वही डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की, ठीक है। तो आई होप जो हमारा पहला चैप्टर था एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का, जो टीएन बोर्ड का पहला चैप्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसमें हमने क्या देखा, इंडिया का जो इंडिया जो 3 जोग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया, और फिर इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मेन हमारा नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, सेकेंड चैप्टर से, क्या, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड हड़प्पन कल्चर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ 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 जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।